मेरे प्यारे बंधुजनों को नमस्कार। मेरा नाम पुरुषोत्तम पाला है। मैं मूलतः केरल का निवासी हूँ, लेकिन अभी पिछले 30 साल से मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली आने के पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक था। पहले केरल में प्रचारक था, उसके बाद असम नागालैंड में प्रचारक था। उत्तर भारत में आने के बाद मुझे संघ का परिवार संगठन ने वनवासी कल्याण आश्रम उसमें भेजा गया। मैं असम में था, उसके बाद नागालैंड, मिजोरम, मेघालय इत्यादि प्रदेशों में वनवासी कल्याण आश्रम का काम कर रहा था। संघ के प्रचारक था। वहां से मुझे मध्य प्रदेश भेजा। मध्य प्रदेश में रायगढ़ जिला में, उसके बाद मुझे वहाँ से सीधा लद्दाख भेजा गया। लद्दाख का जो सिचुएशन है, क्लाइमेट मुझे सूट नहीं करा। सांस का प्रॉब्लम आया वहाँ पे। वहाँ से मुझे दिल्ली में भेजा गया। दिल्ली आने के मैंने सोच रहा था वो प्रचारक से छोड़ूं। 16 साल बीतने के बाद मैं पहले सोचा नहीं था संघ के प्रचारक के जिंदगी पूरा संघ के प्रचारक नाते जीवन बिताने के लिए मैं सोच रहा था। लेकिन बीच में जो लद्दाख में मेरा तबीयत खराब हो गया, उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, प्रचारक जीवन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं लद्दाख से वापस आया। दिल्ली में झंडे वाले में आरएसएस का जो कार्यालय में उधर रह रहा था। वो कार्यालय में रहने के पहले मलकागंज में, दिल्ली जो मलकागंज में वनवासी कल्याण आश्रम का कार्यालय है, उधर रह रहा था। उसके बाद झंडे वाले में आ गया। झंडे वाले में रहते समय उस समय का अखिल भारतीय सरकारिवा एच.वी. शेषाद्री जी जो उस समय जो प्रचारक नहीं है, ऐसा लोग संघ कार्यालय में रह रहे, सबको एक बैठक में बुलाया। उन्होंने बोला जो प्रचारक नहीं है, ऐसा लोग, ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा स्वयंसेवक कार्यालय में रह के यहाँ से खाना पीना ये सब करना ठीक नहीं है। अपना अपना नौकरी ढूंढ के बाहर जाके कोई नौकरी ढूंढना, अपना जो काम करके जीवन बिताना। उसके बाद ज़्यादा दिन मैं संघ कार्य में नहीं ठहरा। 3-4 दिन के बाद मैं वहाँ से निकला। हमारे एक स्वयं सेवक के जो मिंडा रोड के आसपास एक स्वयं सेवक के नाते स्वयं के साथ सबलेट करके मैं रह रहा था। उसके प्रचारक जीवन के बाद मैं दिल्ली आया। संघ के सीनियर प्रचारक उस समय का माननीय भास्कर राव कड़म्बी, उन्होंने मुझे पूछा आगे क्या कर रहे हैं, अब क्या करेंगे।
अभी आप प्रचारक नहीं हैं, आगे क्या करेंगे? मैंने सोचा मैं जर्नलिज्म को किया है बॉम्बे से। उन्होंने बोला ऐसा है तो ऑर्गेनाइजेशन में जाओ। उस समय ऑर्गेनाइजेशन का एडिटर बीपी भाटिया जी थी, बीपी भाटिया जी। उन्होंने बोले सबडिट के नाते ऑर्गेनाइजेशन में रखा। उस समय मैं कार्यालय में नहीं रहता था, कार्यालय से बाहर मैंने जो बताया संघ के एक स्वयंसेवक के साथ मिंडो रोड के आसपास रह रहा था। उस समय केरल का एक दूसरा अखबार है जन्मभूमि, उसका एडिटर दिल्ली आए थे, राजशेखरन करके, कुम्मनन राजशेखरन। वो बीच में गवर्नर के मिजोरम के घर में रह चुके, गवर्नर भी रह चुके हैं। वो उस समय जन्मभूमि के एडिटर आया। वो दिल्ली आया, मुझे बोला जन्मभूमि के बारे में भी अब जरा काम करना है, जन्मभूमि के लिए भी कोई विज्ञापन लेना, कोई रिपोर्ट करना। उस समय भी जन्मभूमि इतना बड़ा अखबार नहीं था उस समय, 4 पेज छपता था, 4 पेज छपता था, सर्कुलेशन भी नहीं था, संघ का ही है। ठीक है मंजूर कर लिया मैं, ठीक है मैं उसके लिए भी काम करूँगा। असल में शेरशाह जी ये कहने के बाद एकदम मेरे जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। तब तक मैं स्वयंसेवक के घर में मैं रहता था, स्वयंसेवक के घर में एक इलाके से दूसरे इलाके में, जहाँ जो मुझे नियुक्त किया था वहाँ पर मैं ठहरता था, काम करता था संघ के लिए। पूरा जिंदगी प्राइम टाइम मैं संघ के प्रचार में था। मैं जब प्रचारक नहीं है ऐसा मुझे, मैं वहाँ से निकल के आया, खाने पीने का व्यवस्था भी कुछ नहीं था। कैसे आवेगा, क्या खाऊं, कैसे खाऊं, पैसा कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, कौन नौकरी देगा। तब तक संघ के स्वयं से प्रचारक था। प्रचारक जीवन के बाद मैं वापस आया, मेरे पास कोई एक पैनी भी नहीं था। उसके बाद में जो 600 रुपये देता था बीपी भाटिया जी, उसके बाद उस समय में उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि प्रदेशों में भी भाजपा का शासन था। मैं तो जन्मभूमि का काम भी कर रहा था उस समय, जर्नलिस्ट थे, जर्नलिज्म किया हुआ है। मैं जन्मभूमि और ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं इत्यादि ये प्रदेशों में यात्रा करना उस समय करते रहा। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान का मुख्यमंत्री, शांत कुमार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों के साथ मेरा एकदम बढ़िया संबंध था। ये कि दिल्ली में आया, दिल्ली में कोई पैसा नहीं है, 1000 रुपया बेचता है जन्मभूमि से। उस समय कोई कंप्यूटर नहीं था, 1000 रुपया वहाँ से बेच के इधर कैश करने में 1-2 महीने लगता था। वो चेक किधर से दिल्ली से वापस आके जन्मभूमि जाके वहाँ से क्लियर करके आने में हमारे पास कोई पैसा नहीं तो मर जाता था। उस समय पैसा किसी कुछ नहीं था। जो 600 रुपया, 500-600 रुपया भाटिया जी जो देते थे वही था मेरा इनकम। मैं ऐसा मेरा जीवन बिताता था। उसके बाद मैं थोड़ा छोटा मोटा काम कर रहा था। ये पार्टी सबलेट करके जो किराए पे रह रहा था किसी स्वयंसेवक के साथ, उसको किराया देना है।
जो लिखने शुरू किया मैंने। कई अखबारों में लिखते तो थोड़ा सा पैसा मिल रहा था, पैसा से किराया, और जब भूख लगता है, खाने को कुछ नहीं है, मैं राजस्थान में जाता था, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जाता था, उधर रह रहा था। उसके बाद मैं दिल्ली आया। जब मैं झंडे वाले में रह रहा था, वो राजगोपाल उस समय भाजपा का मंत्री बनाया, सेक्रेटरी। वो राजेंद्र प्रसाद रोड में जो माथुर जी रहते थे, उधर आके ठहरे थे। एक दिन उन्होंने मुझे कार्यालय में मिला, झंडे वाले कार्यालय में। पुरुषोत्तम, आजकल तुम इधर है क्या? हाँ, मैं इधर ही हूँ। राजगोपाल जी को मैं पहले से जानता था। जब मैं केरल में था, वो केरल प्रांत का पार्टी का लीडर थे, अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी का। मैं जब कार्यालय में आया, उसके बाद उन्होंने वहाँ के उनके पहली बार परिचय किया। बाला साहब देवरा जी के भाई, छोटे भाई बाबूराव जी केरल गया, कोच्चिन में परमेश्वर जी को मिला है। परमेश्वर जी को बीजेपी के तरफ से राज्यसभा में भेजने के लिए वो सोच रहे थे, लेकिन परमेश्वर जी ने बोला, मैं तो एक बार राजनीति में था एक जमाने में, अभी मैं बनना नहीं चाहता। वो राजगोपाल जी है, उसके बाद आर वेणुगोपाल, वो भी पहले प्रचारक था। 1942 में माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कालीकट में आया, पहले शाखा वहाँ केरल का, वहाँ पहले शाखा वहाँ शुरू किया। वो शाखा में उसके बाद 3 प्रचारक लोग निकले थे, पी माधवन जी, आर वेणुगोपाल जी और पी परमेश्वरन जी। तीनों हाईली एजुकेटेड थे। जो माधवन जी राजनीति में जाना चाहते थे, लेकिन माधवन जी चाहते थे राजनीति में जाने के लिए। परमेश्वर जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। जनसंघ के वो परमेश्वर जी को पूजनीय गुरु जी ने जनसंघ में भेजा, माधवन जी को केरल में प्रचार बना के रखा। ऐसे ही इसी वातावरण में संघ का काम ऐसा ही है। मैं जब कार्यालय प्रचारक के नाते में निकला, वहाँ से प्रचारक नहीं है, मैं दिल्ली कार्यालय में आया, तभी राजगोपाल जी दिल्ली में आया करते थे। इसके बीच में बीजेपी का एक एग्जीक्यूटिव, नेशनल एग्जीक्यूटिव जब गया में था, बिहार का, और नेशनल एग्जीक्यूटिव में बाबूराव जी पहले जाके परमेश्वर जी ने बोला, वो राजगोपाल नहीं तो आर वेणुगोपाल जी बनाना है राज्यसभा में, मैं नहीं चाहता, परमेश्वर जी ने बोला। उस समय टिकट इनको मिला, राजगोपाल जी को। ये राजगोपाल जी को पता नहीं था। मैं गया में जो पार्टी का जन्मभूमि का ऑर्गेनाइजर का रिप्रेजेंटेटिव करके मैं गया था। उस समय कोई मुफ्त में ट्रेन में जाया करते थे। उस समय मोदी जी भी थे साथ में। मोदी जी उस समय हमारे साथ थे। ट्रेन में हम जाते, पहले कटकलता में, कई लोग अहमदाबाद में, ऐसा ये अधिवेशन चल रहे थे उस समय, मैं भी जाया करता था। एक बार ऐसे गया में हुआ था, गया से ऐसा बातचीत चल रहा था, राजगोपाल जी को राज्यसभा में ला रहे। मैं राजगोपाल जी को बोला, आप राज्यसभा मेंबर बन रहे हैं। तब राजगोपाल जी चाय पी रहे थे।
तुरंत चाय का कप नीचे रखा। कौन बोला आपको? राजगोपाल जी ने पूछा। मैंने बोला आडवाणी जी बात कर रहे थे आपको राजनीति में, आप राज्यसभा मेंबर के। अच्छा, मैं तुरंत मेरे साथ आया, आडवाणी जी से पूछा, बगल में आया। आडवाणी जी उनको बोला आप तो राज्यसभा में अब जाना है। तब राजगोपाल जी को पता चला है राजगोपाल जी राज्यसभा अध्यक्ष बन रहे, राज्यसभा मेंबर बन रहे। ऐसे उसके बाद वो राजगोपाल जी जब दिल्ली में एमपी बन के आ रहे थे राज्यसभा में, अभी आ रहे थे, मुझे पूछा मेरे साथ अब आएंगे? मैं चलो मैं कहीं जाना ही है, मैं प्रचारक नहीं था उस समय। ठीक है, मैं आऊँगा आपके साथ। वो केरल में केरला हाउस में ठहरे थे पहले, क्योंकि उनको जो अलॉट किया था राज्यसभा मेंबर बनने के बाद, वो वीपी विठल भाई पटेल हाउस में था, 2 मकान। ये राव का शासन था उस समय, नरसिम्हा राव का। नरसिम्हा राव का करीबी था नारायण स्वामी, जो पौंडीचेरी का मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तमिलनाडु का, तमिल भाषी। ये वीपी हाउस में जो उनको राजगोपाल जी को अलॉट किया, वो मकान अब तक अपना कब्जा में रखा था। वो राजगोपाल जी से ज़्यादा आदमी भोला आदमी है, वो किसी से पूछता नहीं है। वो मुझे पूछा पुरुषोत्तम चुन जाके नारायण स्वामी से जरा बात करेंगे? मैं बोला जरूर। मैं नारायण स्वामी के घर में गया, ये टालकटोरा रोड पे। बड़ा बैंगड़ा मिलता था उनको, मिल रहा था उनको। वो तो ठहरा था। वो केरल प्रदेश का जो कांग्रेस का लीडर था वाड़प्पाड़ी रामामूर्ति, वो भी उस समय उसके साथ था। मैं नारायण स्वामी के तमिल में पूछा, राजगोपाल जी को जो अलॉट किया मकान, आप क्यों बाद में रख रहे हो, कब्जा में रख रहे हो? वापस दे दो उनको। तिरुतंदी एक अखबार है तमिलनाडु का, उसमें मैं छापा ये इसका ये नारायण स्वामी ने ऐसा किया। ऐसा नारायण स्वामी गुस्सा होकर राजगोपाल जी को बोला, कैसा आदमी को आपने भेजा मेरे पास, मेरा घर पे मकान मिला? राजगोपाल जी रहा, राजगोपाल जी के साथ था। इसके बीच में कई कहानियां हैं, एक एक करके मैं हिंदी में करके बनूंगा। उसके बाद बीच में हमारा कई स्वयंसेवक, आप इतना सीनियर हैं, कई सालों आप संघ के प्रचारक रह चुके हैं, आपको क्यों आगे कुछ नहीं देते? इतना लोग, बड़े बड़े लोग ऐसा आके मंत्री बन रहे हैं, राज्यसभा एमपी बन रहे हैं, लीडर बन रहे हैं, आप इतना सीनियर होते हुए आपके क्यों नहीं बन रहे ये लोग? मेरा धन आपका करीबी है मोदी जी, संघ के प्रचारक रह चुके हैं आप, आपके क्यों नहीं दे रहे लोग? मैंने बोला कारण यही है, मैं संघ के स्वयं सेवक, संघ के प्रचारक था, मैं एबीवीपी से नहीं आया। आपको मालूम है, आप लोगों को मालूम है, जो भाजपा का जो मंत्री है, पदाधिकारियां हैं, सब एबीवीपी से हैं। मैं एबीवीपी से नहीं आया। विद्यार्थी परिषद नहीं तो युवा मोर्चा इत्यादि संगठन से, युवा मोर्चा से आया तो अभी मैं केंद्रीय मंत्री बनता था। मुझे मालूम है कैसे राजनीति क्या करना है, लेकिन मुझे आगे नहीं जाने दिया। एबीवीपी का पूरा कब्जा में आ गया पार्टी उस समय, अभी भी चल रहे वो। पहले कारण वही है। उसके बाद मैंने बोला इसके मेन कारण यही है, इसलिए मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मैं भगवान के ऊपर विश्वास करके मेरा जिंदगी जी रहा हूं, कोई नाराजगी की बात ही नहीं है। लेकिन इतना सीनियोरिटी होने के बाद, इतना ऐसा जो सड़क में घूम रहे थे, दूसरा पार्टी से जो आ रहे थे, सबको दे दिया पदाधिकारी, पद दे दिया, मंत्री बनाया। ये संघ के स्वयंसेवक, संघ के प्रचारक कोई नहीं चाहना, कोई उसका कोई लालच नहीं होना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन मैं अभी राजनीति में हूँ,
एक पॉलिटिशियन के नाते एम्बिशियस होना कोई गलत नहीं है। ये पॉलिटिशियन के साथ मुझे जो पूछेगा मैं बताऊंगा मैं भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, पॉलिटिशियन के नाते। संघ के स्वयंसेवक, संघ के प्रचारक एकदम निस्वार्थ होना चाहिए। मैं जब तक संघ के प्रचारक था मुझे कोई लालच नहीं था, कोई स्वार्थी नहीं था। पूरा जिंदगी स्वयंसेवक घर में इलाके इलाके में घूम के जहाँ मिलेगा खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा, ऐसा मेरा जिंदगी था। इतना मैं करके ये वीडियो में समाप्त कर रहा हूँ। आगे एक एक करके मैं हिंदी में, अंग्रेजी में, मलयालम में एक एक करके वीडियो एक एक एपिसोड करके मैं लेके आपके पास आऊँगा। मेरे को आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद का बिना कुछ नहीं चाहिए। ये सब लोग को पता चलना चाहिए। मेरे जैसा हजारों प्रचारक है, हजारों प्रचारक है मेरे जैसा, मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन कोई पूछता नहीं है, बोलता नहीं है। वो कैसा जी रहे है, खाना खाता है कि नहीं, वो कैसा जी रहा है, ये कोई नहीं पूछता। ये इसके एक होना चाहिए। मैं एक निमित्त, मेरा एक निमित्त ऐसा प्रचारकों के लिए, ऐसा स्वयंसेवक के लिए मैं कई कष्ट नष्ट मेरा जीवन में हुआ है, वो अगले उसमें वीडियो में ये सब कुछ बताऊंगा। तब तक मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मुझे आपका आशीर्वाद, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूँ। मैं यूट्यूब चैनल में आप सब लोग सबसे करना है, मेरा ज़िंदगी का कहानी पूरा आपके खुलासा करूँगा। मैं क्या क्या करना है, मेरा ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है, संघ में क्या हुआ, बीजेपी में क्या हुआ, बीजेपी का नेता ऐसा क्यों नहीं बना, इसके बारे में पूरा ज़िंदगी आपके सामने खुल के बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।